हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स की। अब आपके ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं। कुछ सेमेस्टर में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो 50 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, 50 क्वेश्चन हैं इसमें एमसीक्यू, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ट्रेड टैक्स या सर्विस टैक्स? तो ये डायरेक्ट टैक्स माना जाता है क्योंकि हम अपनी आय पर सीधे सरकार को टैक्स जमा करते हैं, इसलिए इसको ये डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे जीएसटी होता है तो हम गवर्नमेंट को नहीं देते, हम जिस दुकान से सामान खरीदते हैं उसको दे देते हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। हम तो इनकम टैक्स जो है वो सरकार को देते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? कौन सा ये आरोही या प्रगतिशील टैक्स माना जाता है? तो ये भी सी पॉइंट इसका आंसर है इनकम टैक्स, कि आरोही प्रवृत्ति का है कि जिसकी आय ज्यादा होती है उसको ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है, जिसकी आय कम होती है उसको कम इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1961 की बात है। 1961 में ये हमारा जो प्रेजेंट जो इस समय जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का टैक्स है, और ये 1 अप्रैल 1962 में लागू किया गया था, लेकिन ये पास जो हुआ था, पारित हुआ था, ये 1961 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन दोज इंडिविजुअल्स, ये किस पर लगता है? आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें ए पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है। जैसे कोई पुराना जो हमारा टैक्स सिस्टम था उसमें 2.5 लाख रुपए की तक छूट होती है, तो जिसकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी 2.5 लाख तक इनकम है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो नया टैक्स रिजाइम आया है उसमें अब इस वर्ष 3 लाख तक की छूट दी गई है। तो लेकिन हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है कि हुज इनकम इज मोर देन एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक हो जाएगी तो उसको वो टैक्स देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइनेंस बिल, ये वित्त विधेयक जो है वो वित्त अधिनियम बनता है जब वह पास होता है कहां पर? ये देखिए 4 ऑप्शन है, क्योंकि पहले फाइनेंस बिल होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, वित्त अधिनियम बन जाता है। तो ये कब पास होता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, या दोनों हैं, या फिर साथ में प्रेसिडेंट का अनुमोदन भी, उसके सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि जो वित्त विधेयक जो है वो पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद वो वित्त अधिनियम बन जाता है, वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट के द्वारा ही हमारी सारी इनकम टैक्स की गणनाएं, कैलकुलेशन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो इसमें देखिए आंसर इसका सी है, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, यानी इंडिविजुअल लोग या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के अलावा जैसे कुछ कंपनी है या इस तरह की पार्टनरशिप फर्म वगैरह होती हैं। आगे और देखेंगे हम इस पॉइंट को। तो इसमें दोनों इंडिविजुअल्स भी आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं, और व्यक्ति को छोड़कर अन्य लोग भी आते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, यानी कि ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन में है उपरोक्त दोनों, तो ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन 7 है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी टैक्स देते हैं, तो ये व्यक्तियों का समूह होता है। ये व्यक्तियों का समूह जो होता है वो केवल व्यक्तियों से ही रिलेटेड होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही माना जाएगा कि केवल व्यक्ति का ग्रुप होता है, व्यक्ति, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती हैं।
यहाँ पर जो डिफरेंट स्लैब बने होते हैं कि अगर कम आय है तो कम टैक्स होगा, आय ज़्यादा हो जाएगी तो टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, आय और ज़्यादा हो जाएगी तो और ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ती हुई क्रम में लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, इंक्रीजिंग होगा, बढ़ती हुई। तो जो स्लैब है वो हमारा जो खंड है वो बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी हमारा जो टैक्स का जो रेट है कि कितना हमें टैक्स देना है वो भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन, ये सबसे बड़ी संस्था होती है हमारी इनकम टैक्स लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो ये जो भी परिपत्र जारी करती है, सर्कुलर इशू करती है, ये जो हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, आयकर प्राधिकरण, ये आयकर जो अधिकारी होते हैं, ये उनसे संबंधित होता है, उनको इसको मानना पड़ता है। तो जो आयकर के जो अधिकारी हैं उनको ये सब मानना पड़ेगा, जो भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जो भी पत्र जारी करेगा वो आयकर अधिकारियों को मानना कंपलसरी है, जरूरी है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी पॉइंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स, क्योंकि हमारे आप जानते होंगे बहुत सारे जो हमारे कानून है वो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे ज्यादातर। तो हमें यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो कहाँ पर लागू होता है। तो इसमें आप देखें ए पॉइंट में है सारे होल ऑफ इंडिया, स्टेट जम्मू कश्मीर को छोड़कर, या केवल मेट्रो सिटीज में लागू होता है, या पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है, या खाली जम्मू कश्मीर में लागू होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो भारतीय आयकर अधिनियम है 1961 में बना जो था, पारित हुआ था, वो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन 11, इनकम टैक्स जो कानून है वो कहां पर लागू होता है, कौन सी आय पर लागू होता है। कुछ वैध आय हैं, कुछ अवैध आय हैं, या वैध और अवैध दोनों पर लागू होता है, या कहीं नहीं या लागू होता है। तो इसका ऑप्शन सही माना जाएगा सी पॉइंट, बोथ लीगल और इलीगल इनकम, यानी वैध इनकम है, चाहे आपकी नंबर 1 की इनकम हो, चाहे नंबर 2 की इनकम हो, चाहे सही तरीके से कमाई है, चाहे गलत तरीके से कमाई है, उस सभी पर आपको आयकर देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर पकड़ी जाती है आपकी आय, आप कोई आय छिपा रहे हैं या गलत तरीके से कमा रहे हैं और आयकर अधिकारियों ने पकड़ ली, तो सब पर मिलाकर आपको आयकर देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो नंबर 1 की इनकम हो चाहे नंबर 2 की इनकम। क्वेश्चन नंबर 12, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं। हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। ये देखिए हमारी जो इनकम होती है वो 5 मदों में विभाजित की गई है। 5 होते हैं हमारे, जैसे हमारी जो आय होती है वो वेतन से आय होती है, दूसरी हमें आय होती है मकान का किराए से, कि हमने मकान किराए पर उठा दिया है, तीसरी आय हमारी पेशे से या जो हमारा व्यापार है उससे हम आय होती है, चौथी हमारी आय होती है कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि कोई चीज हमने सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, जैसे हमने कोई जमीन खरीदी सस्ती में और महंगी बेच दी, या कोई घर खरीदा सस्ता और फिर महंगे में बेच दिया, तो जितना फायदा हुआ, जितना प्रॉफिट उसमें हुआ, उस पर हमें आय देनी पड़ेगी। अब पांचवा अन्य स्रोतों से आय होती है। अन्य स्रोत जो चारों इन ऊपर के जो मैंने 4 बताए, वेतन से आय, मकान से आय, व्यापार से आय, और कुछ चीज महंगी बेच दी हमने उससे हमें आई हो। तो इन चारों के अलावा अगर कुछ और बच गया तो वो अन्य स्रोतों से आय मानी जाती है, अन्य साधनों से आय मानी जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो अन्य साधन बच गए। तो इस तरह से 5 हमारे मद हो गए, 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, 5 शीर्षक हो गए जिसके द्वारा हमारी टोटल आय की गणना की जाती है। तो इसका आंसर सी हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर इनकम टैक्स वाज फर्स्ट डिवाइड। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था। तो ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, 1860 में ये इनकम टैक्स हमारे देश में लागू किया गया था, लगाया गया था। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन, किस पर इनकम टैक्स लगती है, पूंजी पर या स्थायी संपत्ति पर या आय पर या व्यापार लाभ पर।
तो इसका सही आय, वैसे तो व्यापार लाभ पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आय जो आ गया उसमें सब चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, तो ये कंफ्यूजन के लिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा आय, क्योंकि आय के अंदर डी वाला पॉइंट भी अपने आप आ जाता है। तो आय में समाहित हो जाती हैं बहुत सारी इनकम जो हमारी होती है, आय होती है, तो आय में सब चीजें आ जाती हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा कि जो आय है हमारी उस पर ही हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन 15, तो इसलिए जैसे अभी आय की बात हुई, तो डेफिनेशन ऑफ आय जो है वो आय की परिभाषा है, वो सम्मिलित, हर चीज को सम्मिलित की हुई है। किसी भी तरह की आय हो आपकी, कहीं से भी आय हो रही है, वो सब आय की परिभाषा में सम्मिलित की जाती है। तो इसलिए इसको इंक्लूसिव कहा जाता है कि आय की परिभाषा जो है वो इंक्लूसिव है, सम्मिलित की हुई है। हर चीज, कहीं से भी आय आपके हो रही है, वो आय की परिभाषा में अपने आप शामिल हो जाती है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। तो डेफिनेशन ऑफ इनकम इज inclusive. The period of assessment year is, देखिए दो तरह के यहाँ पे ईयर होते हैं जो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। एक होता है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, और एक होता है असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष। गत वर्ष होता है जहां पर हमें आय कमाई जाती है, और उससे अगला वर्ष होता है कर निर्धारण वर्ष, जहां पर हमें आय की गणना करके सरकार को अपना कर देना होता है, टैक्स देना पड़ता है। तो जो पीरियड है पूरा वो एक वर्ष का माना जाता है। तो इसलिए जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक जाता है। तो इसलिए वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को अगले वर्ष खत्म हो जाएगा। तो जो कर निर्धारण वर्ष है वो 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन 17, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर, यानी कि जो रेट, जो आयकर की दरें हैं कि 5% है, कि 10% टैक्स देना है, कि 15% देना है, कि 20 देना है, 25 देना है, 30% देना है, तो जो भी जो दरें हैं इनकम टैक्स की, ये जो हमारा फाइनेंस एक्ट है, वित्त अधिनियम, उसमें ये सब बताई जाती हैं कि कितने रुपए पर, कितनी आय पर कितना टैक्स देना है। ये फाइनेंस एक्ट जो वित्त अधिनियम है उसके द्वारा, यानी कि उसमें ये सब लिखी होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 18, प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने आपको बताया था गत वर्ष, जो गत वर्ष होता है वो कौन सा होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है या कैलेंडर ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। मैंने अभी आपको बताया, पहले हमारा गत वर्ष होता है जिसमें हम आय कमाते हैं, और फिर उससे अगला वर्ष होता है कर निर्धारण वर्ष, जिसमें हम उस आय पर अपना कर भारत सरकार को जमा करते हैं। तो इसलिए ये कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है गत वर्ष। पहले गत वर्ष आएगा जिसमें हम कमाई करेंगे, और उससे अगला वर्ष होगा कर निर्धारण वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया था? जो मैंने आपको पिछले अभी एक क्वेश्चन आया था, 1860 में लगाया गया था। तो सर जेम्स विल्सन ने ये टैक्स, ये आयकर भारत में लागू किया था, भारत में लगाया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, सर जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 20, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, जो इनकम टैक्स हमारा विभाग है वो, इसका हिंदी थोड़ा गलत हो गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में काम करता है। इसका ये थोड़ा गलत हो गया है, ये हिंदी वाला वर्जन, हिंदी वाले पे ध्यान ना दें आप। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उसमें एक पर्सन, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। तो पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का यहाँ पर मतलब होता है कि जो भी लोग टैक्स देने वाले हैं वो सब पर्सन में आते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार हो, स्थानीय सत्ता हो, लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, तो वो सब टैक्स देते हैं। तो सभी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, सभी व्यक्ति के परिभाषा के अंदर आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
तो पर्सन की परिभाषा में कंपनी हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, लोकल अथॉरिटी हो, सब ही उसमें आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, बरेली में ये स्थापित है, तो ये किस श्रेणी में आएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाएगा, कृत्रिम व्यक्ति माना जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्यक्तियों का संघ माना जाएगा, या लोकल अथॉरिटी स्थानीय सत्ता माना जाएगा, या इंडिविजुअल एक व्यक्ति माना जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, ये कृत्रिम व्यक्ति माना जाएगा। कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाता है। प्रीवियस ईयर, जैसे हमने अभी बात करी थी, गत वर्ष जो होता है वो कब समाप्त होगा? तो कोई भी वित्तीय वर्ष हमारा 31 मार्च को ही समाप्त होता है, तो गत वर्ष भी हमारा वित्तीय वर्ष की तरह ही चलता है, तो 31 मार्च को ही ये समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24, इनकम ऑफ बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च, किसी ने व्यापार शुरू करा 1 मार्च 2019 को, तो विल बी असेस्ड किस कर निर्धारण वर्ष में वो उसका टैक्स लगाया जाएगा? तो देखिए, 1 मार्च 2019 जो है वो वित्तीय वर्ष में आता है 18-19 में। 2018 से अप्रैल से शुरू होता है वर्ष और 2019 के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो 1 मार्च 2019 जो पड़ता है वो 2018-19 के बीच में पड़ रहा है, तो वो तो गत वर्ष हो गया, जिस वर्ष आपने बिजनेस अपना शुरू करा, व्यापार शुरू करा। लेकिन हमें टैक्स कब असेस करना है? कर निर्धारण वर्ष में। तो कर निर्धारण वर्ष मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जो जिस वर्ष आपने कमाई करी उससे अगला वर्ष कर निर्धारण वर्ष माना जाता है, जब हम अपनी आय की गणना करके भारत सरकार को अपना कर जमा करते हैं। तो इसलिए 18-19 तो हमारा गत वर्ष हो गया, तो 19-20 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 19-20 हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2019-20, क्योंकि कर निर्धारण वर्ष अगला वर्ष माना जाता है, गत वर्ष से अगला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, जो वित्त अधिनियम में संशोधन होता है वो कब से लागू होता है? तो जिस वर्ष वित्त अधिनियम बनता है वो उससे अगले वर्ष, जैसे कि फरवरी मार्च में वित्त अधिनियम हुआ पास, तो अगले वर्ष 1 अप्रैल से वो लागू कर दिया जाता है। तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो चालू हो जाता है, अगले वित्त वर्ष के प्रथम दिवस पर वो हमारा लागू हो जाता है। जिस वर्ष बनेगा वो फिर जो अगली 1 अप्रैल आएगी, जिस वर्ष 1 अप्रैल आएगी तब वो लागू कर दिया जाएगा। पिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, पहला है गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष दोनों एक समान होते हैं? नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। बी पॉइंट है कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष से अगला वर्ष कहलाता है, ये सही बात है कि पहले गत वर्ष आएगा फिर कर निर्धारण वर्ष आएगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो गया कि कर निर्धारण वर्ष जो है वो गत वर्ष से अगला वर्ष कहलाता है। तो पहले गत वर्ष आएगा फिर कर निर्धारण वर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस अंडर इनकम टैक्स, ही हैज टू फॉलो, लेकिन इनकम टैक्स में उसे क्या फॉलो करना है? क्योंकि कैलेंडर ईयर जो होता है, हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि ईयर हम कुछ भी रख सकते हैं, कैलेंडर ईयर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन जब कर की बात आती है, टैक्स की बात आती है, तब हमें वित्तीय वर्ष ही देखना पड़ता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। ना हमें कैलेंडर ईयर देखना है, ना कोई और अकाउंटिंग ईयर देखना है, हमें केवल फाइनेंशियल ईयर ही देखना है, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी, केवल वित्तीय वर्ष ही सही ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपसे पूछा है द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing on the first day of April every year is known as, प्रत्येक वर्ष जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जो 1 अप्रैल से शुरू होगा तो वो हमारा कर निर्धारण वर्ष माना जाता है, असेसमेंट ईयर। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें
असेसमेंट ईयर पर टिक लगाना है कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को पूरे 12 महीने का होता है। जो गत वर्ष होता है वो कम भी हो सकता है कि हमने अगर बिजनेस शुरू करा दिसंबर में तो हमारा गत वर्ष रहेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, केवल 4 महीने का ही वो वर्ष माना जाएगा। लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष है वो पूरे 12 महीने का माना जाता है। तो इसलिए असेसमेंट ईयर जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, जो इनकम टैक्स एक्ट है 61 वाला वो कब लागू हुआ था? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1961 में तो वो पारित हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 1962 में वो लागू हो गया था पूरे भारतवर्ष में। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 30, कब गत वर्ष की आय का उसी गत वर्ष में कर निर्धारण होता है? देखिए कई बार ऐसा होता है, वैसे तो नॉर्मल रूल है कि एक वर्ष हम कमाई करते हैं, अपनी आय कमाते हैं और अगले वर्ष कर निर्धारण वर्ष में उस पर गणना करते हैं और भारत सरकार को टैक्स जमा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वर्ष आपने कमाई करी उसी वर्ष आपसे टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। ऐसा कब होगा? तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, पर्सन लीविंग इंडिया। जो व्यक्ति देश छोड़कर जा रहा हो तो उसे बाद में आप कहां से पकड़ेंगे? तो अगर कोई इसी वर्ष आपने कमाई करी और वो भारत छोड़कर जा रहा है, फिर पता नहीं कब लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कि वो भारत को ही छोड़कर जा रहा है, तो उसका उसी वर्ष में, जब जिस वर्ष उसने कमाई करी है, आय कमाई है, उसी वर्ष उससे टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। प्रीवियस ईयर देखिए कौन सा माना जाता है, गत वर्ष कौन सा माना जाता है? मैंने आपको बताया कि एक वर्ष वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है, लेकिन गत वर्ष कम भी हो सकता है कि अगर हमने अपनी बिजनेस हमने कोई शुरू करा वो पूरे 1 अप्रैल से ना शुरू करके बीच वर्ष में शुरू करा, तो जब से शुरू करा है तब से वो हमारा वर्ष काउंट होगा, लेकिन खत्म होगा 31 मार्च को ही। तो इसलिए इसका आंसर सी सही है कि 12 महीने का भी हो सकता है या 12 महीने से कम का भी गत वर्ष हो सकता है। 12 महीने से ज्यादा का तो वित्त वर्ष होता भी नहीं है, तो पूरे 12 महीने का भी हो सकता है कि हमने 1 अप्रैल से कोई बिजनेस शुरू करा तो 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक वो हमारा गत वर्ष रहेगा। लेकिन हमने अगर 1 अप्रैल से शुरू नहीं करा, हमने मान लो 1 सितंबर से करा शुरू या 1 अक्टूबर से शुरू करा, तो अगर 1 अक्टूबर से करा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हुए, तो वो गत वर्ष जो है वो हमारा केवल 6 महीने का ही माना जाएगा। तो यानी कि गत वर्ष 12 महीने का भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 12 महीने या 12 महीने से कम। क्वेश्चन नंबर 32, कर निर्धारण वर्ष का समय होता है, लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष है वो तो बाद का है, गत वर्ष के अगला वर्ष, तो इसलिए वो पूरे 12 महीने का माना जाता है। तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा, केवल 12 महीने, ओनली 12 मंथ्स। तो आप समझ गए होंगे गत वर्ष कम का भी हो सकता है, लेकिन कर निर्धारण वर्ष पूरा वर्ष माना जाता है 12 महीने का। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है उसको भारत ने बाहर भेज दिया कि तुम्हें विदेश में काम करना है, भारत का नागरिक है, विदेश में नौकरी कर रहा है, तो सैलरी जो वेतन है वो तो भारत सरकार ही दे रही है, तो उसको टैक्स कहाँ देना है? तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, इज टैक्सेबल इन इंडिया, भारत में कर योग्य है, कि जो उसका वेतन है वो भारत में ही कर योग्य है, भारत में ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो सैलरी मिल रही है वो भारत की वजह से मिल रही है, भारत सरकार दे रही है, तो इसलिए उसको टैक्स भी भारत में ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि परीक्षाओं में आ जाता है कि क्योंकि इनकम टैक्स हमारा कानून है उसमें धाराएं दी गई हैं, तो ये सेक्शन 27 वाली धारा जो है ये असेसी को बताती है। असेसी का मतलब होता है जो टैक्स देता है या टैक्स देने के लिए योग्य है, उसे हम असेसी कहते हैं। तो ये सेक्शन 27 में बताया गया है इसके बारे में। जो सेक्शन 29 है उसका सही आंसर है असेसमेंट ईयर, जो कर निर्धारण वर्ष है वो सेक्शन 29 में बताया गया है। फिर सेक्शन 231 में पर्सन जो व्यक्ति की परिभाषा है वो बताई गई है, और सेक्शन 21A में
एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय के बारे में बताया गया है, जिसकी हम अगली वीडियो में देखेंगे कृषि आय के बारे में। तो ये सेक्शन 2(1)(a) में बताया गया है कृषि आय के बारे में। सेक्शन 245 ये टोटल आय, कुल आय के बारे में इसकी परिभाषा दी गई है। कुल आय क्या होती है वो 245 में बताया गया है। जो धारा 224 है सेक्शन 224, वो आय के बारे में, इनकम के बारे में बताया गया है। इसके बारे में इनकम की क्या परिभाषा है वो सेक्शन 224 में बताया गया है। और सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष के बारे में बताया गया है। सेक्शन 3 है गत वर्ष से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर, उसके बारे में इसमें सेक्शन 3 में बताया गया है। तो ये सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे कि किस पॉइंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, कौन सी धारा है। क्वेश्चन नंबर 35, करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है, करदाता जो कर देने योग्य है। तो देखिए पहला पॉइंट है कर अथवा अन्य कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी है, यानी उसे कर देना है, कोई और राशि देनी है। बी पॉइंट, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है कि ये टैक्स बचा रहे हैं, तो वो भी करदाता से रिलेटेड माना जाएगा। सी पॉइंट, उसको चूक में करदाता मान लिया गया है। अ पर्सन डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिस पे कर बन रहा हो लेकिन वो कर नहीं देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है, तो उसको हम असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं, चूक में करदाता मान लिया जाता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि करदाता से क्या आशय है, असेसी कौन माना जाता है, तो यह सब असेसी माने जाते हैं। चाहे तो किसी आदमी को टैक्स देना है या किसी और के नाम पे टैक्स देना है या कोई टैक्स चोरी कर रहा है, तो वो सब करदाता ही माने जाते हैं, असेसी ही माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी माने जाते हैं, इसलिए डी आंसर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय आयकर अधिनियम में कौन सा प्रमाण पत्र नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है जिससे कर्मचारी के वेतन में से कटौती प्रदर्शित की जाती है। जो जिनको देखिए वेतन मिलता है, जैसे हम हैं, हमें वेतन मिलता है, तो हमारा जो वेतन मिल रहा है उसमें हमारा से टैक्स प्रति माह काट लिया जाता है। जो भी पूरे वर्ष का टैक्स बनता है वो 12 महीने में थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है। तो उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो एम्प्लॉयर होता है, कोई भी एम्प्लॉयर है जो नियोक्ता है, जो नौकरी दे रहा है, वो फिर बाद में वर्ष के आखिर में हमें एक फॉर्मेट देगा, एक प्रोफॉर्मा देगा, पूरा सर्टिफिकेट देगा, जिसमें लिखा होगा कि आपको पूरे वर्ष कितनी वेतन मिला और उस पर कितना टैक्स काट लिया गया। तो ऐसा जो फॉर्मेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो फॉर्म 16 कहलाया जाता है। तो जो जितने भी वेतन भोगी हैं जिनका टैक्स कट रहा है और वेतन उनको मिल रहा है और उसमें से टैक्स काट लिया गया, तो उनको नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जो है, उनको वो फॉर्म 16 इशू करता है, फॉर्म 16 देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि पूरे वर्ष हमें कितना वेतन मिला और उस पर कितना टैक्स हमारा काट लिया गया। तो इसका फॉर्म 16 आंसर सही है। जो इनकम की, आय की जो परिभाषा है वो सेक्शन 224 में दी गई है, तो इसका ए ऑप्शन सही माना जाएगा। असेसी, फिर देखिए दोबारा है, करदाता में कौन कौन शामिल होते हैं। इंडिविजुअल हो गया, एक व्यक्ति हो सकता है, कंपनी हो सकती है, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, सब हो सकते हैं, क्योंकि सब करदाता हैं। जिसकी भी आय होगी एक सीमा के ज्यादा, तो उसको कर देना होगा, उसको इनकम टैक्स देना होगा। तो एक लिमिट से ज्यादा इनकम हो जाएगी तो उसको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो गया डी, कि ये सभी करदाता माने जाते हैं, ए भी, बी भी, सी भी। तो डी सही ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहते हैं, देखिए। तो इसका सही आंसर है डीम्ड असेसी, माना हुआ करदाता। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा छोटा बच्चा है, उसकी कोई कहीं से कुछ आय हुई, कहीं उसे कुछ पैसे मिले या कुछ भी हुआ हो, तो छोटा बच्चा तो टैक्स जमा करने जाएगा नहीं, तो इसलिए उसके जो माता पिता हैं उनको वो कर देना पड़ेगा। तो ऐसे करदाता कौन हुए कि उनको करदाता मान लिया गया कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति का टैक्स देना है। या कभी कोई आपके घर में व्यक्ति है, उसने कमाई करी, लेकिन जब टैक्स देने की बात आई तो उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई,
तो अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में रहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका टैक्स जमा करें। तो इसलिए हमें जो ऐसे व्यक्तियों को करदाता मान लिया जाता है, डीम्ड असेसी कहा करते हैं। तो इसका कि उस पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन उसे किसी दूसरे की आय पर टैक्स चुकाना है, तो इसलिए उसको डीम्ड असेसी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में व्यक्ति की आय पर किस प्रणाली के अंतर्गत आधार पर लगाया जाता है? तो देखिए किस आधार पर टैक्स लगाया जाएगा? स्लैब के हिसाब से। मैंने जैसे पहले ही बताया था शुरू में कि खंड बने हुए हैं कि जैसे नया टैक्स रिजाइम आया है, उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, फिर अगले 3 लाख पर 5% देना है, फिर उससे अगले 3 लाख पर आपको 10% देना है, उससे अगले 3 लाख पर 15% देना। इस तरह से टैक्स बढ़ता रहता है, तो उसे हम स्लैब कहते हैं। SLAB भी लिखा हुआ है, बी पॉइंट स्लैब कहा जाता है, खंड कहा जाता है कि खंड के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जाता है। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड, जिस वर्ष हम आय कमाते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया, उसे हम गत वर्ष कहा करते हैं, प्रीवियस ईयर कहा करते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया इसका सी, प्रीवियस ईयर, कि जिस वर्ष हम आय कमा रहे हैं, जिस वर्ष आय होगी हमारी, वो गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर कहलाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ये भी गत वर्ष से रिलेटेड है। एक नया व्यवसाय 1 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया और उसमें 1 सितंबर 2020 को व्यापारिक गतिविधियां शुरू की गई। तो गत वर्ष कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया जब बिजनेस सेटअप करा गया, जब बिजनेस स्थापित किया गया, तब से गत वर्ष शुरू हो जाता है। तो इन्होंने जो बिजनेस शुरू करा है, बिजनेस जो स्थापित किया है, वो 1 जुलाई 2020 से करा है, इसलिए इसका गत वर्ष 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा और वर्ष जो खत्म होता है वो 31 मार्च को ही खत्म होगा, 31 मार्च 2021। तो इसमें बी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए जो म्यूनिसिपल कमेटी होती हैं, जो म्यूनिसिपल फंड मिलता है उनको, तो वो उसको जो खर्च करती हैं तो वो क्या मानी जाती हैं? तो जो म्यूनिसिपल कमेटी हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, इस तरह की जो है संस्थाएं, वो स्थानीय सत्ता में मानी जाती हैं, लोकल अथॉरिटी कहलाई जाती हैं। तो इनको हम लोकल अथॉरिटी कहते हैं। जो नगर निगम है, म्यूनिसिपलिटी हैं, ये सब लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय सत्ता कहलाई जाती हैं और ये भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल की जाती हैं। सभी करदाताओं को यह अनुसरण करना जरूरी है। ऑल असेसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। क्या फॉलो करना है उन्हें? पहला पॉइंट है एक समान गत वर्ष, जो कैलेंडर वर्ष होगा, नहीं कैलेंडर वर्ष नहीं होता, हमारा वित्तीय वर्ष माना जाता है। एक समान गत वर्ष जो वित्त वर्ष होगा, ठीक है कि भाई एक समान गत वर्ष है जो वित्त वर्ष होता ही है। कोई भी 12 महीने की अवधि का गत वर्ष नहीं होता है, क्योंकि कोई भी 12 महीने नहीं माने जाएंगे। हमारा जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही है। ये पॉइंट्स लग गए हैं, ABCD 4 ऑप्शन है ये। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही माना जाएगा कि एक समान गत वर्ष है जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, तो सभी करदाताओं को इसको मानना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स आर, यानी कि जो सरकार हम पे टैक्स लगाती है, हमारी आय पर जो टैक्स लेती है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों लेती है टैक्स? तो देखिए पहला ऑप्शन है सरकार के लिए आय का स्थायी साधन, क्योंकि सरकार को भी अपने विकास कार्य करने होते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो उसको पैसे की, सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो हमसे कर लेकर अपने खर्चे पूरे करती है। दूसरा, आर्थिक विषमताएं दूर करना, कि गरीबों से कम टैक्स लो, अमीरों से, या बिल्कुल बहुत गरीब है उनसे कोई टैक्स ना लो, जो जिनकी आय थोड़ी ज्यादा हो जाती है उनसे थोड़ा टैक्स लो, जिनकी आय बहुत ज्यादा है, अमीर लोग हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लो। तो इससे क्या होगा कि अमीर थोड़े गरीब बनेंगे और गरीब थोड़े अमीर होंगे, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो आर्थिक विषमताएं दूर हो जाती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश की जाती है। और सी है बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन करना। जो हमारा पुराना टैक्स रिजाइम है, पुराना टैक्स सिस्टम जो था, उसमें हम बचत कर सकते थे। तो अगर हम बचत करते हैं, कुछ पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं या इंश्योरेंस खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम पे टैक्स कम पड़ता था। तो ऐसी सरकार ने कहा, कोशिश करी कि भाई बचत करनी चाहिए लोगों को, तो हम उन्हें टैक्स में छूट देंगे। तो ये भी एक ऑप्शन था। तो इसलिए सही ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त
सभी। क्वेश्चन नंबर 46 मैच आ गया फिर करने के लिए मिलान करना है। अब ये देखिए संस्थाएं दे रखी हैं सारी, जैसे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में जो महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय है वो क्या कहलाया जाता है, ये पहले भी आया था प्रश्न हमारा, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सब जानते ही हैं, बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कंपनी मानी जाती है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी फॉर्म में स्थापित की गई है। रिलायंस इंडस्ट्री आप जानते हैं मुकेश अंबानी की ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी एक कंपनी मानी जाती है। डी पॉइंट है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, जैसे ट्रेन में कुछ लोग मिलजुल कर कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या माना जाता है, व्यक्तियों का समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाया जाता है, व्यक्ति समूह में कहीं जा रहे हैं। ई पॉइंट है ए और बी दो आदमी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी फर्म बना ली उन्होंने, साझेदार होते हैं ना, पार्टनर होते हैं, तो ए और बी दोनों पार्टनर हैं लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, जो पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं वो नहीं करा, तो जब पार्टनरशिप फर्म सही से नहीं बनी है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको व्यक्तियों का संघ कहा जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एफ पॉइंट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुरादाबाद, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपलिटी मैंने आपको बताया ये सब स्थानीय सत्ता कहलाई जाती हैं, लोकल अथॉरिटी। और जी पॉइंट है ए और बी साझेदार बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं दोनों मिलकर, लेकिन पार्टनरशिप डीड भी बनाई है, पार्टनरशिप का साझेदार का एग्रीमेंट भी इन्होंने करा है, तब इसको हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा तो वो कहलाए जाएंगे व्यक्तियों का संघ, लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप साझेदारी फर्म है उनकी और सही से कानूनी तरीके से पूरा सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सब कानूनी काम पूरा किया है, तो इसलिए उसको साझेदार फर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 अब आता है, देखिए कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम होती है आकस्मिक आय जो कभी कभी होती है, जैसे वेतन आप नौकरी करते हैं तो वेतन तो हर महीने मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी आय होती हैं जो कभी कभी होती हैं और सबको नहीं होती हैं। तो जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से आप कोई चीज जीत गए तो रोज तो लॉटरी लगेगी नहीं आपकी, तो कभी आप लॉटरी से जीत गए, वर्ग पहेली से जीत गए, कोई विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कुछ कुछ जगह पे घुड़दौड़ होती है उसमें आपने पैसे लगा दिए वहां पे आपको पैसा मिल गया, विनिंग्स फ्रॉम बैट, शर्त लगा ली आपने किसी से, अपने दोस्त से शर्त लगाई और आप शर्त जीत गए तो कुछ पैसे की कमाई हो गई आपको, विनिंग्स फ्रॉम गैम्बलिंग, जुए से कमाई, जुआ खेलते हैं बहुत से लोग तो उसमें कमाई हो गई। तो ये जितनी भी आय हैं, जितनी भी आपको कमाई हो रही है, ये सब इस तरह की है कि जो आपको रोज नहीं होंगी, तो इसलिए इनको कैजुअल इनकम कहा करते हैं, आकस्मिक आय कभी कभी होती हैं। तो इसका आंसर एफ है, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं, उपरोक्त सभी, ये सभी आकस्मिक आय माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 सकल कुल आय में निम्न आय शामिल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे 5 मद हैं, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से आय लाभ हो रहा है, कैपिटल गेन्स, जैसे मैंने बताया था कोई चीज हमने सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, पूंजी लाभ हो गया हमें, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय अगर आपको हो रही है, तो ये जितनी भी पांचों आय है ए बी सी डी ई, ये सभी हमारी कुल आय में शामिल की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर एफ हो गया सही, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही हैं, तो इसलिए एफ इसका सही आंसर माना जाएगा। आय के लक्षण की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ आय इनकम। तो देखिए इनकम जो होती है वो कैश में मिलती है, पैसा मिल गया आपको, आय मौद्रिक रूप में, इनकम शुड बी इन काइंड, आय अमौद्रिक रूप में मिल सकती है कि पैसे की जगह पे कोई सामान आपको दे दिया, कोई चीज आपको दे दी गई, तो वो कुछ नगद के अलावा भी हो सकता है, पैसा कुछ चीज मिल रही है आपको। इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, आय बाहर से भी प्राप्त हो सकती है, कहीं कोई बाहर वाला आदमी आपको दे रहा है। इनकम में भी लीगल, आय वैध हो सकती है। इनकम में भी इलीगल, आय अवैध भी हो सकती है, गलत तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं। इनकम में भी रेगुलर और इरेगुलर, आय नियमित भी हो सकती है और अनियमित भी हो सकती है, जैसे आकस्मिक आय है वो कभी कभी होगी, तो नियमित रेगुलर भी मिल सकती है, कभी कभी भी मिल सकती है। तो आय से रिलेटेड ये सारी बातें सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर माना जाएगा एफ, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर माना जाएगा। और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। द नंबर गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारा आयकर विभाग है वो हमें एक आइडेंटिटी कार्ड देता है, एक नंबर हमें देता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन है, आधार कार्ड देगा, आधार नंबर देगा, या परमानेंट अकाउंट नंबर देगा जिसको हम पैन कार्ड कहते हैं, पैन कहते हैं, स्थायी खाता संख्या, या ड्राइविंग लाइसेंस देगा हमें, या बैंक अकाउंट नंबर देगा। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कार्ड देता है, जो नंबर देता है, उसको हम पैन कार्ड कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन हमारा इसका सही आंसर माना जाएगा। तो देखा आपने कि हमने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं। इनमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसके प्रश्न का हल कर दूंगा, बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।